हैव द चैप्टर नंबर 50 ऑफ द स्पेशल फिजियोलॉजी। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो है ना पहले कुछ पेजेस ये सारे हमारे पास सिर्फ रीड के लिए, इनको एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लें। फिर हमारे पास अकोमोडेशन का आता है, मैकेनिज्म ऑफ अकोमोडेशन हम अपने फेसबुक पेज पे लगा देंगे, नीचे हम लिंक मेंशन कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। नाउ वी हैव द ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द अकोमोडेशन। इसमें हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक आता है, सिम्पैथेटिक आता है। स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व टू द आई, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास लिगामेंट्स, लेंस के जो लिगामेंट्स हैं रिलैक्स कर देंगे तो लेंस और ज़्यादा स्फेरिकल हो जाता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से आई नियर ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकती है। सिम्पैथेटिक में हमारे पास वीक इफेक्ट होता है रिलैक्सिंग सिलरी मसल्स का, जिसकी वजह से इसका नॉर्मल अकोमोडेशन में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक का नॉर्मल अकोमोडेशन में रिफ्लेक्स पड़ेंगे। प्रेस्बायोपिया जब हमारे पास क्या होता है कि लेंस नॉन अकोमोडेटिंग होगा, फर्स्ट पॉइंट, इसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी। सेकंड थर्ड हमारे पास आ जाएगा ओल्ड एज में होता है, प्रोटीन डी नेचर होता है, दिस इज़ नॉन एज अ प्रेस्बायोपिया। इसका ट्रीटमेंट क्या है, बायफोकल ग्लासेस दी जाती हैं, जिसका अपर सेगमेंट फार सीइंग के लिए होता है और लोअर सेगमेंट हमारे पास नियर सीइंग के लिए होता है। लेंस है ना, इसका अपर सेगमेंट जो सा होगा वो दूर की नज़र के लिए होगा, लोअर सेगमेंट नज़दीक की नज़र के लिए। एमीट्रोपिया नॉर्मल विजन होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो होता है ना सिलरी मसल रिलैक्स होता है। नाउ वी हैव द हाइपरमेट्रोपिया और द हाइपरोपिया फार साइटेडनेस। मतलब फार साइटेडनेस है तो हमें नज़दीक की चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाइपर है ना, हम लोगों ने इसको याद रखने के लिए कैसे करना है, मुझे तो बहुत मुश्किल हमेशा से रहता था। अब इसको मैंने याद किया कि हाइपर है तो इमेज दूर जाके बनेगी इन फ्रंट ऑफ रेटिना पे। ठीक है, रेटिना पे नहीं बनती, इन फ्रंट ऑफ रेटिना पे बनती है मसल। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि कॉजेज़ क्या है इसकी। आईबॉल शॉर्ट था जिसकी वजह से जो रेज आ रही थी वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना जाके बनती है और इसका रिफ्रैक्टिव पावर लेंस का कम था इस वजह से। अब पेशेंट जो होता है ना अकोमोडेट कर सकता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द सिलरी मसल बाय, बट नियर ऑब्जेक्ट को अकोमोडेट नहीं कर सकता। इसके करेक्शन के लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। हमारे पास मायोपिया या नियर साइटेडनेस, वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज बनती है। फ्रंट क्यों बनती है, इसकी कॉजेज़ ऑपोजिट तो इसके याद कर लेंगे, क्योंकि आईबॉल ज़्यादा ही लॉन्ग था, वो बिल्कुल सामने बन जाती है, रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा हो जाती है। ऑपोजिट इसके करेक्टरिस्टिक्स में पेशेंट अकोमोडेट करता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, सिलरी मसल्स ऑलरेडी रिलैक्स होते हैं, कैन नॉट अकोमोडेट। ठीक है, और अकोमोडेट कर सकते हैं नियर ऑब्जेक्ट को, कनकेव लेंस यूज़ होता है। अब हमारे पास आता है एस्टिग्मेटिज्म, एरर ऑफ द रिफ्रैक्शन होती है, जिसमें लाइट रेज, अगर ये हमारे पास एक लेंस पड़ा हुआ है तो यहाँ से लाइट रेज सब पास करके अगर हम करें तो एक फोकल पॉइंट पे आती थी ना, ये फोकल पॉइंट पे ये हमारे पास एरर ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है कि एक फोकल पॉइंट पे नहीं होती, इसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इसमें ओब्लॉन्ग शेप ऑफ द कॉर्निया हो जाता है और तो हमारे पास ओब्लॉन्ग शेप ऑफ द लेंस हो जाता है और सिलेंड्रिकल लेंस से इसकी करेक्शन होती है। कैटरेक्ट क्या है कि हमारे पास क्लाउडी और ओपेक अपीयरेंस एरिया होता है लेंस में, इसको कैटरेक्ट कहते हैं। कि ट्रांसपेरेंट प्रोटीन जो सी होती है वो डी नेचर होती है। प्रोटीन जब डी नेचर हो गई है तो उसके कोगुलेट बन जाते हैं या और वो ओपेक एक बन जाता है, कैल्शियम जो होता है वहाँ पे डिपॉजिट कर जाता है और उसकी ओपेसिटी को इंक्रीज़ कर देता है लेंस की। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द इंटायर लेंस एंड इम्प्लांटेशन ऑफ आर्टिफिशियल कन्वेक्स लेंस, इससे हमारे पास कैटरेक्ट की वो होती है। नेक्स्ट वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द एक्वस ह्यूमर बाय द सिलरी बॉडी। एक्वस ह्यूमर जो सा होता है ना हमारे पास सिक्रेटेड होता है बाय द सिलरी बॉडी, जो सिलरी प्रोसेस है, जो कि हमारे पास लीनियर फोल्ड्स ऑफ द प्रोजेक्टिंग सिलरी बॉडी होती है आइरिस के पीछे। ठीक है, इसमें हमारे पास देखें, यहाँ से हम लोगों ने ये पैराग्राफ पढ़ना है कि हमारे पास एक्वस ह्यूमर जो सा होता है ना, एक्टिव सिक्रेशन ऑफ एपिथेलियम ऑफ सिलरी प्रोसेस। ये जो सिलरी प्रोसेसेस हैं इनके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हमारे पास एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन होती है। इसमें हमारे पास क्या होती है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है सोडियम क्लोराइड की इन द स्पेसेस। अब सोडियम क्लोराइड की जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है अपने साथ साथ क्लोराइड आइंस को भी लेके जा रहा है, बाइकार्बोनेट को भी आइन लेके जा रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए जा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या करेगा कि ऑस्मोसिस ऑफ वाटर भी करवाएगा कि वाटर को भी अपने साथ लेके जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। अभी हम वहाँ से स्पेसिस से निकल के एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई में आते हैं, एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई में आ जाते हैं। ठीक है, और इन सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, स्कॉबिक एसिड भी, ग्लूकोज की। अब इसमें हमने आउटफ्लो देखना है एक्वस ह्यूमर ऑफ द आई का। आउटफ्लो में हम लोगों ने देखने का सबसे पहले ये एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई में था, उधर से फ्लो करके एंटीरियर टू द लेंस आ जाता है, इनटू द एंगल बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस चला जाता है। जिस तरह पॉइंट लिखे हैं उसी तरह अगर फ्लो चार्ट में लिख दें तो मोर देन एनफ है। इंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई से इंटीरियर चैम्बर ऑफ द लेंस, देन इनटू द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस, देन इनटू द कैनाल ऑफ द शीलमैन एंड
एम्प्टी हो जाता है एक्स्ट्रा ऑकुलर वेन्स में। दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ द एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द आई। इसका आउटफ्लो कैसे होता है? नॉर्मल हमारे पास इंट्राऑकुलर प्रेशर, नॉर्मल हमारे पास एवरेज इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है 15। उसका रेंज क्या है 12 to 20 mm ऑफ HD। अगर ये राइज कर जाता है तो हमारी इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें भी देखते हैं। राइज इन द इंट्राऑकुलर प्रेशर, इसकी वजह से हमारे पास होता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है? राइज इन द इंट्राऑकुलर प्रेशर टू 60 to 70 mm Hg। ये अबव चला जाता है 25 to 30। नॉर्मल एवरेज जो था हमारे पास 15 mm Hg था, रेंज थी 12 to 20 मे बी। हाँ जी, तो अगर हमारे पास 20 to 30 तक राइज कर जाता है तो ये क्या करवा जाता है? ब्लाइंडनेस करवा जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना, कि जब प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है, प्रेशर इंक्रीज़ करके जो हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स के एक्सॉन्स थे उनमें कंप्रेशन हो जाती है। कंप्रेशन की वजह से ब्लॉक कर देता है एक्सोनल फ्लो को रेटिना से रेटिनल न्यूरॉनल बॉडी से ऑप्टिक नर्व की तरफ, जो कि जिन्होंने ब्रेन्स में जाना था। ये उसका आउटफ्लो रोक देते हैं कि ब्रेन के पास जा नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे पास ब्लाइंडनेस होती है। अभी किस वजह से हो सकता है? एक तो हमारे पास रेजिस्टेंस इनफ्लो टू द कैनाल ऑफ द शीलमैन की वजह से, और दूसरा हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स या तो टिश्यू डेब्रिस जो होती हैं ना, ब्लॉक कर देती हैं स्पेसिस को। अगर कोई वाइट ब्लड सेल या टिश्यू स्पेस ब्लॉक कर देती हैं, एक तो इस वजह से पाथवे रुक गया, और या तो पाथवे में फ़्लो में ही कोई रेजिस्टेंस आ जाती है, उस वजह से हो जाता है। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आइज़ में हम लोग ड्रॉप्स डालेंगे। ड्रॉप्स डालें तो जिसकी वजह से हमारे पास सिक्रीशन और द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर जो सा होता है ना वो कम हो जाता है। एब्जॉर्प्शन वो जो सी होती है ना कम हो जाती है। फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है? या तो ऑपरेट करवाएंगे। अब ऑपरेट करवाने के लिए क्या है कि हम लोग चैनल्स को ओपन करवाएंगे मेम्ब्रेन पे, जो कि हमारे पास करवाएंगे, अलाउ करेंगे या फ्लूइड को कि वो पास हो जाए सब कंजक्टाइवल स्पेसिस में। ठीक है, सब कंजक्टाइवल स्पेसिस में जब हमारे पास वो चले जाएंगे तो हमारे पास ये ट्रीटमेंट इसका हो जाएगा ग्लूकोमा का, वो स्पेसेस खुल जाती हैं जिसकी वजह से फिर फ्लो हो सकेगा।